नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे NISM 5A के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि NISM 5A की जो पैटर्न है क्वेश्चंस के, वो लगातार भले ही चेंज होते हैं, बट जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहते हैं, जिनका बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है, उनको कोई भी एग्जाम हरा नहीं सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर जाएंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की म्यूचुअल फंड्स को किस तरह से विभाजित किया जाता है, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ताकि आप समझ सकें कि म्यूचुअल फंड का आगे का क्या स्कोप है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड को समझकर। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स में। हालांकि सच बात तो यह है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इसका रीजन भी कि म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इसका मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने लोगों को देखा होगा, काफी सारे लोग हैं जो खुद से ये सब चीजें मैनेज कर पाते हैं। वो लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटीज, बॉन्ड्स और मनी मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता है। और वो शायद इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि वो बैंकिंग फील्ड से जुड़े होते हैं, या फिर उनका बहुत ज्यादा डीप रिसर्च इसके पीछे रहता है। वहीं पे हमारे भारत के अधिकतर जो जनता है, उनको म्यूचुअल फंड का बेसिक्स तक नहीं क्लियर है। तो वहां पे उनको चाहिए रहता है कोई ऐसा व्यक्ति या इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल जो कि उनके पैसों को इन सब में निवेश करे प्रोफेशनली, ताकि वो अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सके। और यही इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनीज का नाम एक ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड्स के रोल को समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड का प्राइमरी रोल रहता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपने इनकम को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कमाया जा सके, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड्स को बनाया गया है। और अक्सर आप सवाल पूछेंगे कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको तो पता रहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वहीं पे अगर कोई और व्यक्ति आपके फंड्स को मैनेज करे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ है। वहीं पे म्यूचुअल फंड ने एक नया तरीका चालू किया फंड्स को नाम करने का, जिसे हम फंड्स या फिर स्कीम कहते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में फंड्स को बांटा गया ताकि लोगों के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो उसको म्यूचुअल फंड्स के ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सके। और यही कारण है जो कि हम आगे समझेंगे कि काफी सारे कैटेगरीज हैं इस म्यूचुअल फंड्स में। लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। तो ये सब की जो नेमिंग है, इससे काफी क्लियर हो जाता है इन्वेस्टर को कि उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो म्यूचुअल फंड का भी ऑब्जेक्टिव है या नहीं। वहीं पे दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जब से आए हैं तब से हमारे इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। काफी सारे लोग हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, जिनका घर बार सब इसी से चलता है। म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या रजिस्ट्रार्स हो। वहीं पे ये सब का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इनकम उनको उसमें से मिलता है, उससे ना केवल इकोनॉमी बूस्ट होती है बल्कि मार्केट को भी एक स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि जो इंडिविजुअल हाई वैल्यूड इन्वेस्टर्स हैं वो जब मार्केट से एक्सिट लेते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है मार्केट पे। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स इसको बैलेंस करने का भी काम करती है। आइए दोस्तों, अब हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। जैसा कि हर एक पर्सनल व्यक्ति का अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। कोई चाहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, कोई चाहता है कि ज्यादा रिस्क ना ले, कोई चाहता है कि वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो बट अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। तो इस तरह के जैसे पर्सनल लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक उसी तरह से इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर रखे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जब फंड चालू होता है उसी समय डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और ये इतने स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया जाता है कि भले कोई भी कंडीशंस आ जाए, अगर फंड ने कोई ऑब्जेक्टिव तय कर रखा हो तो उस ऑब्जेक्टिव से वो डिविएट नहीं होते हैं। दोस्तों, हर एक म्यूचुअल फंड का अपना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है जो कि इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव जब एक बार तय हो जाते हैं तो उसे मेंशन किया जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करेगा। अगर ये म्यूचुअल फंड सोच रहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि लिक्विडिटी चाहते हैं, जो कि अपना पैसा जब चाहे तब निकालना चाहते हैं, तो वैसे वाले फंड्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और डेप्ट में अपना पैसा निवेश करते हैं ताकि वहां पर रिस्क कम रहे और रिटर्न्स भी उनके ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो।
वहीं पे अगर कोई ऐसा फंड है जो कि कैपिटल अप्रिसिएशन को ध्यान में रखता हुआ है, जो कि अच्छे रिटर्न्स को ध्यान में रखता है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी या फिर शेयर्स में। बट जो भी इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि कितना परसेंटेज इक्विटी में है, कितना परसेंटेज डेब्ट में है, ये सभी चीजें उन्हें मेंशन करनी रहती है, जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। और ये जो एसेट एलोकेशन होता है, इनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट को आप नाम अच्छे से आप सुन लीजिए, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो ये जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होती है, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कितना परसेंटेज कितने में इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं पे ये सब एसेट कैटेगरी में ही आप देखेंगे कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके अपने अलग स्टाइल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। कोई लोग फोकस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फोकस फंड हो गया, डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करते हैं, तो ये सब चीजें भी मेंशन की जाती है। नॉर्मली आप देखेंगे कि एक स्कीम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आपको दोनों एस्पेक्ट्स मिलेंगे। दो एस्पेक्ट्स मिलेंगे, किस तरह से वो एसेट एलोकेशन करता है, और दो एस्पेक्ट्स मिलेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड्स को समझें, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी, तो इसको आप जरूर ध्यान दें। पहला पॉइंट आता है यूनिट्स। यूनिट्स का क्या मतलब होता है? जब भी कोई इन्वेस्टर एक स्कीम में निवेश करता है अपने पैसों को, तो उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इसका सही एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि एक ऐसी कंपनी है या फिर एक म्यूचुअल फंड है जिसने 100 रुपए का एक 100 यूनिट्स तैयार किया, तो प्रत्येक यूनिट का जो वैल्यू है वो 1 रुपीज होगा। अब मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, 10 रुपए हैं, आप मुझे जितना दे सकते हैं दे दीजिए। तो उस समय वो कंपनी करेगी कि वो 10 यूनिट्स इनको अलॉट कर देगी। तो मुझे लगता है कि यूनिट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू का एक टिपिकल वैल्यू होता है जिसको ₹10 कहते हैं। अब जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, तो उस समय कोई भी म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे तो टिपिकली उसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो ₹10 रहेगी। बट हो सकता है जब ये लॉन्च हो जाए या फिर आगे बढ़ जाए तो उसकी टिपिकल वैल्यू 10 ना रह के कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो लॉन्चिंग के वक्त का जो टाइम होता है, जो फेस वैल्यू कहते हैं, वो केवल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से है, उसके रियल रिटर्न से ज्यादा रिलेशन नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए, एवरी यूनिट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास 50 यूनिट्स हैं, ओके, यूनिट्स हमारे 50 हैं, और आप जानते हैं कि फेस वैल्यू हर यूनिट का 10 रुपीज है, वो चेंज नहीं होगा। तो 50 इंटू 10 करके जो 500 रुपीज निकल कर आता है, वो आपका यूनिट कैपिटल कहलाएगा। तो जितने आपके यूनिट्स हैं उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, उस तरह से आपको एक कैपिटल का अमाउंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहा है तो उसको कई सारे खर्चे होते हैं। ये म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना होता है, जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको पैसा देना होता है। तो इन सब में बहुत सारे खर्चे निकलते हैं। अब क्योंकि ये ट्रस्ट है, ये जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं से आप लोगों से ही आ रहा है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है, इसमें जितने भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग हैं उन्हीं से ये पैसा आता है। तो इनका जो भी एक्सपेंसेस है वो कवर करने के लिए ये लोग रिकरिंग एक्सपेंसेस के नाम पे, आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिए जाते हैं, और अभी तो सेबी ने अलग अलग नए रेगुलेशंस भी लगा दिए हैं कि एक स्ट्रिक्ट लिमिट रख दिया है कितने आप एक्सपेंसेस के नाम पे अपने स्कीम से काट सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेट एसेट वैल्यू में। नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है ट्रू वर्थ। ट्रू वर्थ कितना है उस पर यूनिट का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, उसका वैल्यू हमेशा ₹10 रहता है। बट नेट एसेट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आपके म्यूचुअल फंड में जब आपने उसमें निवेश किया, उसमें अगर 30 रुपीज का नेट एसेट वैल्यू पे आपने निवेश किया, और कल आप देख रहे हैं उसी फंड का नैव वैल्यू 34 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इन्वेस्टमेंट था उस पर प्रॉफिट हुआ। वहीं पे अगर कल आप देख रहे हैं कि 34 की जगह 26 दिख रहा है, तो वहां पे इस इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हुआ। नेट एसेट वैल्यू को आपको देखने का दूसरा तरीका है कि रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट। इसका मतलब अगर आज के दिन आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने पूरे जो इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं,
तो आपको कितना पैसा हाथ में मिलेगा प्रत्येक यूनिट का। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था जहां पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम की बात की थी, जहां पे केवल 100 यूनिट्स रिलीज किए गए थे और प्रत्येक यूनिट की वैल्यू थी 1 रुपीज। अब मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट होता है और 20 रुपीज हो जाती है प्रत्येक यूनिट की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 100 ही रह जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज निकल कर आता है 2000 रुपीज। तो इस कंपनी या इस स्कीम का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो निकल कर आएगा 2000 रुपीज। वहीं पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये बहुत अलग अलग प्रकार के स्कीम्स रहते हैं। कुछ होते हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स, जहाँ पे पहले ही जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिलीज किए जाते हैं मेच्योरिटी तक उतने ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं नजर आएंगे। बट बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसे ओपन एंडेड स्कीम्स कहते हैं, जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई नया इन्वेस्टर इसमें जुड़ता रह सकता है, और इस केस में नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं मार्क टू मार्केट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करता है शेयर्स में, और शेयर्स का मार्केट वैल्यू जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और जब मार्केट ओपन रहता है ये फ्लक्चुएशंस हर सेकंड में होते हैं। बट इस तरह की फ्लक्चुएशंस को एक साथ कैप्चर करना मुश्किल होता है, और शायद यही कारण है कि हर एक म्यूचुअल फंड का जो करंट वैल्यू है वो डेली बेसिस में कैलकुलेट किया जाता है, और देखा जाता है कि उसने जिस जिस भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिस जिस भी डेप्स में इन्वेस्ट किया है, तो उन सब की जो वैल्यू क्या है उसके हिसाब से एक नेट एसेट वैल्यू जो है डेली बेसिस में कैलकुलेट की जाती है, और यही कारण होता है कि नैव वैल्यू फ्लक्चुएट क्यों होती है। आइए दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप खुद से इन पैसों को निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास उतना एडिक्वेट रिसर्च नहीं होता है, आपको नहीं पता कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा कितने कितने फंड्स में डालना है। वहीं पे जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की आप मदद लेते हैं तो आपका रिसर्च की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स जुड़ जाते हैं आपके पैसों को बढ़ाने के लिए, और ये केवल आपके पैसों को अलग अलग फंड्स में निवेश करने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं कि इसकी डिविडेंड्स कलेक्ट करना, अलग अलग नैव यूनिट्स की जो डेली वैल्यू निकलती है उन सबको मेंटेन करना, और ये सभी चीजें हो पाती है काफी छोटे से एक एक्सपेंस रेशियो को लेते हैं, और आपको इतने सारे बेनिफिट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दूसरा बेनिफिट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर आप एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे डालेंगे तो हो सकता है कि अगर बास्केट गिर जाए तो सारे के सारे अंडे नष्ट हो जाएं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको बोला जाता है कि आप रेंज ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, बट एक इन्वेस्टर जिसके पास केवल 500 रुपीज है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, वो कितना डाइवर्सिफाई कर पाएगा। अगर वो स्टॉक भी लेने जाएगा तो एक अच्छे स्टॉक्स की वैल्यू हो सकता है 500 रुपीज के मल्टीपल्स में हो। तो ऐसे लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। हो सकता है वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम में 500 रुपीज डालें तो उसी 500 को अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करके वो बहुत सारे सिक्योरिटीज में निवेश कर पाए। वहीं पे नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब, जैसे हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, अगर हम कहीं से एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहें या खुद से एक पोर्टफोलियो को मैनेज करनी चाहें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। वहीं पे आपको ब्रोकरेज का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट का अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। वहीं पे जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो हमें पूलिंग का फायदा मिलता है। हमारे जैसे कई सारे लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और सम इतना बड़ा हो जाता है कि वो बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। वो चाहे तो ऐसे ऐसे फंड्स के भी यूनिट्स खरीद पाते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इस वजह से इनको एक डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाती है। साथ ही साथ स्कीम रिलेटेड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। SID होता है, SAI होता है, KIM होता है, पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे उन्होंने पैसे निवेश किया है, वो म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनीज में अपने पैसों को डालता है, इस सारी जानकारी आपको मिल जाती है।
लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। कई सारे लोग हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर उन्होंने निवेश किया होगा तो उन्हें पता होगा कि उनको कई सारे लॉक इन पीरियड हो जाते हैं, कि बोला जाता है कि इतने पहले से अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको लॉसेस हो जाएंगे, वो भी छोटे मोटे लॉसेस नहीं, लगभग 70% लॉस हो जाता है। तो वहीं पे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपना पैसे निवेश करना चाहता हो, अच्छे प्रॉफिट्स कमाना चाहता हो, बट चाहता ये भी हो कि वो जब चाहे अपने पैसे निकाल पाए, तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स का काफी अच्छा रोल है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स के पास टाइम रहता है कि वो कब अपने पैसे निकाल पाए। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्ट्रक्चर है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। कुछ होता है जहां पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आप पैसा निकाल पाते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल दे देते हैं जहां पे बोला जाता है कि ओके इस टाइम पे एक्सचेंज अलाउड है। और कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जहाँ पे क्लोजर पे ही के लिए अलाउड रहता है। और ऐसे फंड्स भी आप देखेंगे कि जिन पे केवल क्लोजर पे अलाउड होता है, जिसको कहते हैं फिक्स मैच्योरिटी फंड। तो इन फंड्स को भी कंपल्सरीली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना जरूरी होता है। और ये इसलिए जरूरी होता है ताकि अगर कोई ऐसे कंपल्सरी क्लोज वाले फंड्स में निवेश करे तो वो भी अपने फंड्स को कभी भी मार्केट में बेच के अपने पैसों को वापस ले पाए। तो इस तरह से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर टैक्स डिफरल की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो कि पहले आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते हैं 1 साल से ज़्यादा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट आज थोड़ी स्थिति अलग है, तो टैक्स डिफरल को मैं एक एडवांटेज नहीं मानूंगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है टैक्स बेनिफिट। आप जान को बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिसका नाम है ELSS, जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपीज़ तक की टैक्स सेविंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा बेनिफिट है, कन्वीनियंस रहता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो कई सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप करना चाहते हैं तो वो सब काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का कंफर्ट रहता है कि एक बार अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर दिया तो आप आगे का जो अमाउंट आप डालना चाहते हैं तो उसमें ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन होता है। रेगुलेटरी कंफर्ट होता है कि सेबी की गारंटी है कि वो सारे सिक्योरिटी चेक्स करता है, बैलेंसेस देखता है, स्ट्रक्चर देखता है म्यूचुअल फंड्स का और उनकी एक्टिविटीज़ को हमेशा चेक में रखता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में कई सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति सिस्टमैटिक वे में अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा SIP की लोग बात करते हैं जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। वहीं पे कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चुनते हैं, जैसे कि एक रेगुलर इनकम आ सके, तो SWP कहते हैं उसको। इसके अलावा एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी आपने सुना होगा कि एक आप लमसम में अमाउंट दो, उसमें एक अपना इंटरेस्ट तो आता ही रहता है, वहीं पे साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है लगातार एक फंड्स में निवेश होता चला जाता है। तो इस तरह की सिस्टमैटिक अप्रोचेस मिल जाते हैं आपको अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस बताया, ये भी जरूरी है कि मैं आपको लिमिटेशंस भी बताऊं म्यूचुअल फंड के। लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, जैसे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर रहता है वो कस्टमाइज कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को, अपने आप से डिसीजन ले सकता है कि ओके मेरे को ये वाले फंड में अपना जो पैसा है थोड़ा कम कर लेना चाहिए या यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। बट वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन कौन से सिक्योरिटीज में आपका पैसा डालेंगे और उसका कंप्लीट मैनेजमेंट उन्हीं के पास रहता है, जिससे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाते। सेकंड होता है चॉइस ओवरलोड। कोई भी म्यूचुअल फंड का पास आप जाएंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस रख देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन से को सेलेक्ट करें। वहीं पे सिक्योरिटीज में आप जब निवेश करते हैं तो आपको पता होता है कि ओके इसमें आपको ट्रस्ट है, या एक अच्छी कंपनी है, आगे 15 सालों तक ये टिकी रहेगी, तो आप निवेश करते हैं। तो वहाँ पे इतने अनलिमिटेड चॉइसेस नहीं रहते। वहीं पे नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज माना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो अगर एक पर्टिकुलर फंड का 1.35 है तो उसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि अरे इतना क्यों है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि ये पैसे जो हैं मार्केट में निवेश होते हैं, इक्विटीज या डेब्ट में निवेश होते हैं, तो कोई गारंटी आपको नहीं कह सकता कि आपको इतना रिटर्न पक्का मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के नाम जिस तरह से रखे जाते हैं उसी से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह का म्यूचुअल फंड है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग कंपनीज म्यूचुअल फंड्स निकालती है, तो उसके नाम इस तरह से होने चाहिए कि हमें उसका नाम समझते से ही समझ में आना चाहिए कि ओके इसका ऑब्जेक्टिव इस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो आइए हम समझते हैं किस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स को नाम के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, इंटरवल फंड्स होते हैं।
ओपन एंडेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टर जब चाहे एंटर कर सकता है, जब चाहे एक्सिट ले सकता है। इस तरह के फंड्स का कोई डेडलाइन नहीं रहता, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं रहती। ये शुरुआत होती है तो उसके बाद चलती ही रहती है। और इस बीच में अगर कोई एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर है जो कि चाहता है कि अपने पैसे वापस ले, तो वो अपने यूनिट्स को बेच सकता है, स्कीम को ही, किसी और व्यक्ति को नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड कंपनी को ही बेच सकता है और अपने पैसे ले सकता है। वहीं पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि यूनिट्स लेना चाहता है, तो वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच कर सकता है और अपने लिए यूनिट्स अलॉट कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेंगे, क्योंकि अगर किसी ने नए यूनिट्स खरीदे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वो बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर किसी ने उसमें से एक्सिट लिया तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है इस फंड में वो कम होते चले जाएंगे। इसका ठीक ऑपोजिट होता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स का शुरुआत में ही एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, बता दिया जाता है और इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि वो इसमें जो यूनिट्स हैं उसको शुरुआत में चाहे जब न्यू फंड ओपनिंग होती है तब ले सकते हैं, उसके बीच में उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और शायद यही कारण है कि क्लोज एंडेड फंड्स के लिए कंपल्सरीली हमें उसे लिस्ट कराना रहता है। ये लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस में, जहां पे अगर कोई इन्वेस्टर एक्सिट लेना चाहता है तो वहां से उसे किसी और इन्वेस्टर को बेच सकता है डायरेक्टली, बिना म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्वॉल्व किए। इस तरह के पोस्ट एनएफओ सेल्स जो होते हैं अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में देखे जाते हैं और कई बार ये काफी डिस्काउंट रेट में आपको यूनिट्स खरीदने में मदद करते हैं। उसका कारण ये है कि बायर के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, पर जो सेलर रहता है उसके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। और शायद यही कारण है कि जो म्यूचुअल फंड की एक्सिस्टिंग नैव वैल्यू है उसे काफी ज्यादा डिस्काउंट में आपको क्लोज एंडेड फंड्स के जो यूनिट्स हैं खरीदने को मिल जाते हैं। तीसरा होता है इंटरवल फंड्स। इसमें आपको ओपन और क्लोज एंडेड दोनों के फीचर्स मिल जाएंगे। कहने को तो ये क्लोज एंडेड फंड्स हैं, बट साल के कुछ दिनों में ये ओपन हो जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक या फिर जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 तक इस तरह के फंड्स नॉर्मली ओपन हो जाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। और जब ये ओपन होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड्स। अब ये ट्रांजैक्शन पीरियड्स रूल के हिसाब से 2 दिन का भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम 15 दिन तक का हो सकता है, जिसके बीच में आप रिडम्पशन या रिपर्चेस कर सकते हैं। उसके बाद एक पीरियड होता है ट्रांजैक्शन पीरियड, जहां पे इस तरह के कोई भी एक्सचेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे कोई रिडम्पशन या नया सब्सक्रिप्शन यूनिट्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट तरह का क्लासिफिकेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो को देख के, कि क्या ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है या पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जो फंड मैनेजर होता है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखने के लिए। वो एक ब्रॉड पैरामीटर्स तो जरूर रखता है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट रहेगा, कि इक्विटीज में इतना परसेंटेज, डेप्थ में इतना परसेंटेज, बट कौन सी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करना है, उसके परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना, ये सब एक अच्छे फंड मैनेजर का रोल होता है। और शायद यही कारण होता है कि एक्टिवली मैनेज जितने भी फंड्स हैं उसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों की उम्मीद भी उससे ज्यादा रहती है कि उसमें से एक अच्छे रिटर्न, मार्केट से ऊपर रिटर्न्स उसमें मिले। वहीं पे पैसिवली मैनेज फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स के नाम पे भी जानते हैं। यहाँ पे भी फंड मैनेजर तो रहता है। ये बेसिकली आप निफ्टी 50 या SPEB, ऐसी सेंसेक्स, ये सब चीजों में जो इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स के हिसाब से ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को डिजाइन किया जाता है। मान लेते हैं एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है, तो जैसे निफ्टी 50 का रेट बढ़ेगा तो इस म्यूचुअल फंड्स का भी रेट बढ़ जाएगा। जिस तरह से निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज हैं 50, उसी कंपनी में जिस प्रपोर्शन में निफ्टी 50 में पैसे अलॉट किए हैं उसी प्रपोर्शन में यहाँ पे भी अलॉट किए जाते हैं, जिस कारण से ये बिल्कुल इंडेक्स को ही मिरर करता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें जब आप निवेश करते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि आपके मार्केट को बीट करें, बल्कि आप चाहते हैं कि मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करता है ठीक उसी तरह से आपका फंड भी परफॉर्म कर जाए, काफी है। यहाँ पे इस वजह से जो फंड मैनेजर होते हैं उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बेसिकली केवल ये देखना रहता है कि इंडेक्स में जिस तरह से अलॉटमेंट है ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अलॉटमेंट हो जाए। इस वजह से रनिंग कॉस्ट काफी कम है, एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाय इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन ये देखता है कि आपके पैसे कहाँ पे निवेश किए जा रहे हैं। पैसे हो सकते हैं आपकी इक्विटी फंड्स में निवेश हो, फिक्स्ड इनकम में हो,
मनी मार्केट में हो, गोल्ड फंड में हो, इंटरनेशनल फंड्स में हो। तो ये बेसिकली एक तरह से ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि आपको मदद करता है डिसाइड करने में कि आपके पैसे कहाँ निवेश किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि इक्विटी फंड्स के अंदर ही लार्ज कैप फंड हो सकते हैं, मिड कैप फंड हो सकता है, वहीं पे डेप्ट फंड में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स है या कॉर्पोरेट डेप्ट फंड्स हैं। तो ये बेसिकली केवल आपको इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बताता है कि आपका पैसा एक्चुअली कहाँ पे निवेश किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आता है, सेबी ने अपना एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, ताकि कई बार लोगों का कंफ्यूजन रहता था कि बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को लोग कंपेयर नहीं कर पाते थे। कई बार इसलिए हम भी ये बोलते हैं कि आप ऑरेंज को सेब के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो इस तरह के डिसीजन लिए गए कि म्यूचुअल फंड के जितने भी स्कीम्स हैं उसको एक क्लासीफाई किया जाए, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, ताकि लोग उस कैटेगरीज के दो फंड्स को कंपेयर करके एक अच्छे रिटर्न्स वाले फंड को चूज कर पाए। तो इस तरह की कैटेगरीज में बांटने का काम किया सेबी ने। उसके हिसाब से टोटल ए टू ई तक अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनके नाम है इक्विटी स्कीम्स, डेप्ट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स और अदर स्कीम्स। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं जिसको मैं काफी छोटे फॉर्म में आपको बताऊंगा। आपको पहले ही बता दूं, इसमें कई सारे नंबर्स इन्वॉल्व है, परसेंटेज इन्वॉल्व है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको केवल मोटे तौर पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप जो भी स्कीम बेचेंगे किसी को, तो वो कहाँ पे निवेश कर रहा है अपने पैसे। तो उतना एक जनरल बैकग्राउंड में आपको इस पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इक्विटी स्कीम्स को समझकर। इक्विटी स्कीम को जो क्लासिफिकेशन है उसे समझने से पहले आपको ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या फर्क होता है। ये क्लासिफिकेशन है कि लार्ज कैप फर्स्ट 100 कंपनीज पूरे भारत में, जिसका फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंकिंग किया जाए, तो जो फर्स्ट 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कहलाएंगी। 101 से लेके 250 जो कंपनीज हैं वो मिड कैप के अंदर आएंगी, और 251 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं उसको हम स्मॉल कैप कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी कैप फंड कहाँ निवेश करते हैं। ये इन तीनों में ही निवेश करते हैं, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। लार्ज कैप फंड्स प्रीडोमिनेंटली अपना जो पैसा है लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं, 80%। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स में क्या होता है कि कम से कम 35% जो होता है लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश किया जाता है। मिड कैप फंड प्रीडोमिनेंटली मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उसमें निवेश करती है। लगभग 65% जो पैसा है वो केवल मिड कैप में ही इन्वेस्ट करती है। स्मॉल कैप फंड्स में 65% पैसा केवल स्मॉल कैप में ही निवेश किया जाता है। यहीं पे जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार डिविडेंड देने के लिए काफी फेमस है। तो ये प्रीडोमिनेंटली 65% जो पैसा है ऐसी जगह पे निवेश करती है जहां पे डिविडेंड मिल सके। वैल्यू फंड ऐसे फंड्स में निवेश करती है जो कि करेंटली अंडर वैल्यूड है, बट उसके स्कोप काफी ज्यादा है कि उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाए। वहां पे भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होता है, लगभग 65% तक। फोकस्ड फंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स 30 तक ही रख सकती है। इनका काफी बड़ा फोकस रहता है कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड में 35 नहीं 65% जितना अमाउंट जो है वो निवेश करे। सेक्टोरियल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स को समझिए। सेक्टोरियल फंड्स ओपन फंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि हो गया आपका बैंकिंग, पावर या ये पर्टिकुलर जो सेक्टर्स होती हैं, केवल उसी में अपना पैसा निवेश करती है। लगभग 80% जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करती है। तो इस वजह से वो सेक्टर में अगर अच्छा है आ रहा है, अच्छा मार्केट कंडीशन है, तो अच्छे परफॉर्मेंस आते हैं। बट अगर एक पूरा सेक्टर गंदी तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रभाव डायरेक्टली इस फंड्स में पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आपको पता है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होता है यह। यहाँ पे 80% जो पैसा है ये इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। और इसको इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये 3 इयर्स का इसका लॉक इन पीरियड होता है और बहुत अच्छी टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जो लोग यूलिप में अपना पैसा डालना चाहते हैं, पीपीएफ में डालना चाहते हैं, कारण क्या है, वो टैक्स सेविंग चाहते हैं। वहीं पे यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड है और पीपीएफ में 15 साल का। तो ईएलएसएस बहुत बढ़िया है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। आप अपने कस्टमर्स को सजेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं डेब्ट फंड्स के अंदर की कैटेगरीज में। इसमें ओवरनाइट फंड होता है। ओवरनाइट फंड्स एक ओपन एंडेड डेब्ट फंड है जहां पे मिनिमम मैच्योरिटी का टाइम केवल 1 दिन का होता है। तो ये ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा निवेश करते हैं जहां पे सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी टाइम केवल 1 डे का रहता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड फंड्स। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि अपने पैसों को सेविंग स्कीम में ना रख के लिक्विड फंड्स में डालिए ताकि आप जब चाहे अपने पैसों को निकाल सकें। उसका कारण ये रहता है कि इस तरह के फंड्स ऐसी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि डेप्ट और मनी मार्केट्स में जहां पे मनी का जो मैच्योरिटी है वो 91 डेज का ही रहता है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे फंड्स हैं जहां पे वो 3 से 6 महीने की मैच्योरिटी वाले डेप्ट फंड्स में अपने पैसे निवेश करता है। नेक्स्ट लो ड्यूरेशन फंड, 6 to 12 मंथ्स का जो ऐसा मैच्योरिटी वाले फंड एरियाज हैं वहां पे अपने पैसों को निवेश करेगा। नेक्स्ट मनी मार्केट फंड, जहां पे डेप्ट स्कीम्स जिनका मैच्योरिटी 1 साल तक का है वहीं अपने पैसों को निवेश किया करेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करेगा। मीडियम ड्यूरेशन फंड 1 से 4 साल तक के मैच्योरिटी वाले डेप्ट स्कीम्स में अपना पैसा निवेश करेगा। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 1 से 7 साल तक का, जो 4 से 7 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर इसकी मैच्योरिटी है तो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन कहलाएगा, वहीं पे अपने पैसों को निवेश करेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ऐसे फंड्स हैं जहां पे मिनिमम 7 साल तक अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ही इसमें आगे बढ़े। तो डायनामिक बॉन्ड फंड्स ओपन एंडेड स्कीम है जहां पे डेब्ट स्कीम जो है अक्रॉस ड्यूरेशन निवेश करेगा। अब एक चीज नोट कर रहे होंगे, जब भी हमने बात किया डेप्ट स्कीम्स का तब ये नहीं देखा गया कि कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट जब आप दे रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी को लोन दे रहे हैं, उस हिसाब से डेप्ट फंड की क्लासिफिकेशन है। हालांकि मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि नंबर ऑफ ईयर्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे लिक्विड फंड का मतलब होता है कि जहां से आप जल्दी से पैसों को निकाल सकें, इस वजह से इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज का ही रहता है। वहीं पे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, बट इक्विटी के कंपैरिजन में हमेशा आपको डेप्ट स्कीम्स में कम ही रिटर्न्स मिलेंगे। इसका रीजन है थोड़ा सेफ माना गया है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो उनको जब कर्ज चाहिए रहता है, लोन चाहिए रहता है, तो आप जैसे इन्वेस्टर्स से म्यूचुअल फंड के जरिए वो पैसे लेती है। तो वहां पे भी एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी होती है जो कि डिसाइड करती है क्या ये कॉर्पोरेट, ये कंपनी जो है इसको लोन देने लायक कंपनी है या नहीं है। तो इस तरह से रेटिंग एजेंसीज को जिस तरह से वो सर्टिफाई करती हैं, उन्हीं कंपनीज जो है इस तरह के फंड्स को निकाल सकती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में जो निवेश करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट बेस्ड फंड से ज्यादा रिस्क रहता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड जो है 65% अपना जो टोटल एसेट है वो कॉर्पोरेट्स में ही निवेश करती है। वहीं पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है वहां पे 80% जो पैसा है वो फंड्स में निवेश किया जाता है। तो उसके कंपैरिजन में जो कंपनी जो गवर्नमेंट की है वो है बैंकिंग और पीएसयू फंड। मान लेते हैं बैंकिंग सेक्टर्स को भी पैसों की जरूरत होती है लोन देने के लिए, तो ऐसे फंड्स को 80% जो पैसा है पूरा बैंकिंग और पीएसयू में ही निवेश करना पड़ता है। इसके कंपैरिजन में गिल्ट फंड आता है। गिल्ट फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं अपना 80% एसेट। और गिल्ट फंड की ही एक और कैटेगरी है विथ 10 years कांस्टेंट ड्यूरेशन। ऐसे फंड जिसका कॉन्स्टेंटली आपको कम से कम 10 साल तक तो निवेश करना ही पड़ेगा। फ्लोटर फंड्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप उस फ्लक्चुएशन का भी फायदा लेना चाहते हैं तो आप फ्लोटर फंड्स में निवेश करेंगे। अन्यथा आप देखेंगे नॉर्मली जो डेप्ट फंड्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स रहता है। और शायद यही कारण है कि लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो डेप्ट स्कीम्स की तरफ जाते हैं, और जो ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको हम डेप्ट स्कीम्स में भी सजेशंस दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स जो हैं केवल इक्विटीज या केवल डेब्ट्स में नहीं निवेश करते, बल्कि एक परसेंटेज बेसिस में इन दोनों में ही निवेश करते हैं। इसके कई टाइप्स है जिसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स होते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन होता है, आर्बिट्रेज फंड होता है और इक्विटी सेविंग फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे सभी में आप देखेंगे कि इक्विटी और डेब्ट में ही एक सर्टेन प्रोपोर्शन से जो है ये अपने पैसों को निवेश करेगा।
दोस्तों नेक्स्ट होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सभी लोग जो भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं कुछ ना कुछ उनका इन्वेस्टमेंट गोल होता है, तो उसी गोल्स को अगर हम मान लेते हैं, अपना फंड का नाम रिटायरमेंट फंड हो गया एक, और दूसरा है चिल्ड्रंस फंड। अब जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं या चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, इसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 years का रहता है या फिर अटेनमेंट ऑफ दैट। इसका मतलब रिटायरमेंट वाले केस में जब रिटायरमेंट एक अच्छी एज अचीव हो जाए, वहीं पे चिल्ड्रंस फंड में अगर जो बच्चा है वो मेजर हो जाए या फिर 18 years के क्रॉस तक हो जाए, तो मिनिमम उतने टाइम तक लॉक इन पैसा रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं जिसको इस क्लासिफिकेशंस में इन्वॉल्व नहीं किया है, इस वजह से इसका नाम है अदर कैटेगरीज, जिसका नाम भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्लान्स हैं जो कि इनिशियल इनकी एक मैच्योरिटी स्टार्टिंग डेट में ही बता दी जाती है, तो ये क्लोज एंडेड फंड्स का ही दूसरा नाम है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। तो इस फंड्स में अच्छा रहता है कि आप जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम मैच्योरिटी तक चलाएं, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी रहता है वो भी यही रहता है कि मैक्सिमाइज किया जाए रिटर्न्स को उसकी मैच्योरिटी डेट के टाइम पे। नेक्स्ट आता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। हमारे कई सारे दोस्त हैं जो कि चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, बट रिस्क नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम जितना उन्होंने पैसा दिया है उतना तो सुरक्षित रहे, और ऐसा पॉसिबल है, काफी कम लोगों को पता है कि ये पॉसिबल है। उसका नाम होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी पैसा निवेश किया जाता है उसमें अगर कोई लॉसेस होती हैं उसको काउंटर करने का एक तरीका रहता है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में समझेंगे, जिससे कि कम से कम जितना पैसा निवेश किया गया है उतना तो रिटर्न देने में पॉसिबिलिटी बनती ही है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स। आप जानते हैं कि आपके एरिया में बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये सब कंपनीज जो होती हैं इनको भी पैसा चाहिए रहता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता है ताकि अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। अब इस पैसों को कहाँ से लाया जाएगा हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स में अपना पैसा निवेश करते हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस प्रोजेक्ट्स में वो बोलते हैं ओके, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस डेप्ट फंड्स में निवेश करेंगे तो 10% के हिसाब से हम आपको रिटर्न देंगे। तो उस तरह के जो पैसे होते हैं उससे इस तरह के एक्टिविटीज में पैसा मिलता है ताकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स थोड़ा नया टॉपिक है, हालांकि इसी के दो पार्ट्स हैं, एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो रियल एस्टेट में कई बार आप देख रहे होंगे कि जब लोग घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कुछ सालों बाद इनके रेट्स बढ़ेंगे और एक अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। बट वहीं पे बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आप चाहें तो एक मॉल भी खरीद सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक मॉल खरीदने जितना पैसा तो एक नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता, और शायद यही रीजन है कि रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अगर एक 10 करोड़ का एक मॉल है तो आपको 10 करोड़ निवेश करने की जरूरत नहीं है, आप एक 100 रुपए निवेश कीजिए। आपके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स मिलकर एक मॉल को खड़ा करेंगे और उस मॉडल में जितना भी मुनाफा होगा उस सबका पार्ट आपको भी मिलेगा। तो ये अभी काफी रिसेंट ईयर्स में इस तरह का एक प्रोजेक्ट आया है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, काफी पॉपुलैरिटी इसकी भी बढ़ रही है। दोस्तों अब मैं बात करूं अगर ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो आप लगातार देखेंगे कि बढ़ता ही जा रहा है इसका परसेंटेज। मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा, आप भी जानते हैं आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा रिस्क की नजर से देखा जाता था। वहीं पे आज के डेट में लोग सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो या तो फिर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक प्रोफेशनल हेल्प के साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। तो अगर हम पैसों को वापस चाहते हैं तो कौन सा ऐसा फिगर है जो कि हमें बता पाएगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम को रिटर्न करें या फिर लिक्विडेट करें तो हमें कितना पैसा मिलेगा। ए एसेट अंडर मैनेजमेंट, बी नेट एसेट वैल्यू, सी मार्केट प्राइस, डी एक्सिट लोड। और इसका करेक्ट आंसर है नेट एसेट वैल्यू। आप भी जानते हैं अगर आपके पास 50 यूनिट है और उसकी करंट नैव वैल्यू जो है 100 रुपये चल रही है तो 50 × 100 5,000 रुपये बनते हैं, और इस वजह से नैव वैल्यू आपको बता पाती है कि इनकेस अगर आप म्यूचुअल फंड को कल लिक्विडेट कराते हैं तो आपके पास कितना पैसा आएगा। नेक्स्ट, ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड का एक अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो मेंशन किया जाना चाहिए। सही है या गलत?
डेफिनेटली सही है। यही हमने आज पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं, नाम हैं, इस तरह से क्लासिफाई करने का कारण ही ये है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट से पहले ही पता चल जाए कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? ए, कस्टमाइज पोर्टफोलियो, बी, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज़ हम खुद से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि एक मॉल हम खुद से नहीं खरीद सकते, तो सभी लोग मिलके अगर एक मॉल को खरीदना चाहें तो ये पॉसिबल है। वो तो एक तरफ से देखा जाए तो एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, वो इसमें करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स तो आप खुद भी खरीद सकते हैं डायरेक्टली। कस्टमाइज पोर्टफोलियो, डेफिनेटली एक कस्टमाइजेशन मिल जाता है कि आपके सारे के सारे पैसे एक ही कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई करके किए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, द ट्रांसपेरेंसी लेवल्स इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। इसका कारण ये है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ निवेश किए जा रहे हैं। गलत, क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ क्लियरली मेंशन रहता है कि आपके पैसे कहाँ निवेश किए जा रहे हैं। लगातार सर्कुलर्स आते हैं जैसे कि आप पता लग पाते हैं कि किस स्पेसिफिक कंपनी में कितने कितने प्रोपोर्शन में आपके पैसे निवेश किए गए हैं। नेक्स्ट आता है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट? ए, ओपन एंडेड फंड्स, बी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सी, क्लोज एंडेड फंड्स, डी, इंटरवल फंड्स। इसका आंसर मुझे लगता नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लोज एंडेड फंड्स।